प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। डीडीए जल्द ला रहा है लैंड पूलिंग नीति, जिसके तहत 20,000 हेक्टेयर जमीन पर लाखों घर बनेंगे। डीडीए के पुराना रिकॉर्ड, केंद्र और राज्य सरकार में तनातनी जैसी अड़चनों के चलते क्या डीडीए पूरा कर पाएगा वादा। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और अपनी गाड़ी कमाई किसी प्रोजेक्ट में लगाने से पहले रखे किन बातों का ख्याल। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने हाल ही में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये दिशा निर्देश ये साफ करते हैं कि आखिर ये नीति कैसे लागू की जाएगी। इस नीति के तहत दिल्ली की 20,000 हेक्टेयर जमीन विकास के लिए उपलब्ध हो जाएगी। डीडीए इस जमीन का इस्तेमाल 2022-23 तक 25 लाख मकान बनाने के लिए करना चाहती है, ताकि दिल्ली में मकानों की कमी पूरी हो सके। दिल्ली में इतनी जमीन खुलने का क्या असर होगा एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजारों पर, ओइनतम मोचा की रिपोर्ट। डीडीए का इरादा है कि मकान बनाने की मुहिम के पहले चरण में निजी बिल्डरों के साथ मिलकर वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 50,000 और आम वर्ग के लिए 25 लाख घर बनाएगा। 95 गांव को डीडीए के विकास जोन और रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, द्वारका और दिल्ली मास्टर प्लान के जोन L, K2, P, N और J को जैसे ही दिल्ली सरकार शहरी गांव बनाने की अधिसूचना जारी करती है, वैसे ही काम का पहला चरण शुरू हो जाएगा। दिल्ली की प्राइसेस में काफ़ी हद तक गिरावट आने वाली है इन एरियाज़ जब ये अर्बनाइज हो जाएंगे और लॉन्चेस होंगी। बिकॉज दिल्ली में जैसे कि आप रोहिणी एरिया ले लीजिए, वहाँ पे 3-4 लाख 5 लाख रुपए गज़ की ज़मीन है, और इसके सामने ही जहाँ पे अब ये अर्बनाइजेशन होने वाली है और लाइसेंसिंग हुई है, वहाँ पे आपको 25,000 रुपये गज़ में ज़मीन मिल जाएगी। तो एक लेवल पे ये 3 लाख नीचे आ जाएगा और ये 25,000 ऊपर चला जाएगा, तो मे बी शायद 1 लाख रुपये गज़ पे सेटल हो जाए। अब प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को ये समझना है कि इस बात का नोएडा और गुड़गांव जैसे बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। एनसीआर के इन बाजारों के फलने फूलने की एक बड़ी वजह दिल्ली में मकानों की कमी थी। पहले से ही इन दोनों बाजारों में मांग से ज्यादा मकान बने हैं जो बिक नहीं पाए। जेएलएल इंडिया के हिसाब से 31 मार्च को नोएडा में 1,07,000 और गुड़गांव में 24,000 मकान उपलब्ध थे। Noida have gained their own critical mass, and the large swathes of population which lives there would rather choose to live there. गुड़गांव और नोएडा में बसी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भले ही काम दिल्ली में करता हो, फिर भी वो अच्छी सुविधाओं वगैरह की वजह से वहीं रहना पसंद करेगा। Land pooling, which will create a lot of housing stock in Delhi, would really have any significant impact on Noida or Gurgaon. Impact on Gurgaon and Noida would be really that Gurgaon is and Noida both established markets. It already has infrastructure. There are offices. गुड़गांव और नोएडा में इतना असर नहीं होगा क्योंकि यहाँ अस्पताल, स्कूल, ऑफिसेज आदि हैं। 30 साल से इन इलाकों का विकास हुआ है, तो फौरन कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे घरों के दामों पर लगाम लगेगी। So I don't see any immediate impact on these two markets. However, in the long run, the supply coming in these areas, wherever the new supply would come in, will keep prices under check in NCR region. हालांकि अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही अधिकार की लड़ाई से बात बिगड़ सकती है। डीडीए केंद्र सरकार के तहत आता है और जिन गांव में लैंड पूलिंग होनी है वो दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं। ये जो लड़ाई चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की या रूल्स की, ये सोल्यूशन इसमें नहीं है। ये सोल्यूशन
पॉलिटिक्स में है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल सोल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा। वैसे अभी काफी कुछ करना बाकी है। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के बाद डीडीए को जमीन के सौदे की ऑनलाइन अर्जियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होगा और ज्यादातर क्षेत्रों के लिए खसरा आधारित नक्शे बनाने होंगे। डीडीए ने दिल्ली की आवास समस्या का हल करने के लिए कागजी खाका तो तैयार कर लिया है, लेकिन जब तक इस पे अमल नहीं होता है तब तक दिल्ली वासी घरों के लिए इसी तरह परेशान होते रहेंगे। नई दिल्ली से ओइनितम ओझा, एनडीटीवी। तो दिल्ली में 20,000 हेक्टेयर जमीन खुलना, आखिर इसका क्या मतलब होगा, क्या मायने होंगे? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश के गौरी, जो कि वीपी सेल्स एंड मार्केटिंग है होमस्टेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, और रमेश मेनन, जो कि डायरेक्टर हैं सर्टिस रियल्टी लिमिटेड के और लैंड एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो रमेश, शुरुआत आपसे करते हैं। इस वक्त जो गाइडलाइंस आ गई हैं, क्योंकि लंबे वक्त से आप यही कहते आ रहे थे कि अभी इस लैंड पूलिंग की पॉलिसी से दूर ही रहें लोग, जहां पे लैंड पूलिंग के नाम पर मकान बेचे जा रहे हैं वहां से दूर रहें, क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन इन गाइडलाइंस के आने का क्या मतलब है? अब देखिए, इन गाइडलाइंस के आने का ये मतलब है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है सन 2013 में नोटिफाई हो चुका था, पर उसके जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है, ये कार्यान्वित कैसे होगा, लैंड को कैसे पूल किया जाएगा, किस रूपरेखा में जमींदार या लैंड ओनर उसको डीडीए को पेश करेगा, ये सारे गाइडलाइन जो हैं अब तय हुए हैं। गत सप्ताह ही इसको नोटिफाई किया गया है। तो ये जो एक मेजर अड़चन थी वो साफ हो गई है। दो चीजें और आपने जिक्र किया, जिसमें आपने कहा 25 लाख मकान और करीब 25,000 हेक्टेयर। तो 25,000 हेक्टेयर का डेवलपमेंट तो इकट्ठे नहीं होगा, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सबसे डीडीए को सारी जमीन इकट्ठी अगर मिलती है या कम से कम 60% मिलती है तो सेक्टोरल प्लानिंग करेंगे। तो ये फिर भी हमारी समझ से 1 से 1.5 साल का प्रोसेस है। पर आज अगर कोई निवेशक है तो वो आज भी लैंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो पहले लैंड लेंगे, फिर वो सरकार को या डीडीए को लैंड सरेंडर करेंगे, और उसकी मियाद भी तय कर दी गई है ऑपरेशनल गाइडलाइंस में कि 6 महीने तक वो लैंड को इकट्ठा करेंगे, फिर उसके 3 महीने बाद सेक्टोरल प्लान्स ड्रॉ करेंगे, फिर उसके 6 महीने में वो फाइनल जो प्लॉट है री अलॉट करेगी लैंड ओनर को। तो अब भी ये प्रोसेस कुछ धीरे ही है, पर मैं समझता हूँ ये मेजर जो अड़चने हैं वो खत्म हो गई हैं, और अब जो है चाहे वो जमींदार हो या लैंड ओनर हो, वो अपने लैंड एसेट को मोनेटाइज कर सकते हैं। और इन्वेस्टर जो है अब जो एलिमेंट ऑफ पंट कहते हैं जिसको, वो इस पॉलिसी में से खत्म हो गया है। जी, चलिए, एक बात तो साफ हो गई है कि अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब जो इंतज़ार करना होगा वो ये कि कब तक डीडीए ये लैंड लेती है और उसे डेवलप करती है। लेकिन राजेश जी, जो पैसा लगाते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो खबरें सुनते रहते हैं और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। यहाँ रमेश कह रहे हैं कि अभी ऐसे इन्वेस्टर्स मकानों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका असर मार्केट पर पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि खबरें आने लग जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या जो बायर एनसीआर की तरफ जा रहा था, जहाँ आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, अब वो ये सोचेगा कि दिल्ली में ही क्यों ना लिया जाए? देखिए, जहाँ तक बायर का सवाल है, वो अभी इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो मकान डिलीवर किए जाएंगे, जैसा रमेश जी ने भी कहा कि करीब 25 लाख, आपने मेंशन किया 25 लाख मकान इसमें इस पॉलिसी के तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाना तय किया है, डीडीए ने बनाना तय किया है। तो इन मकानों को डिलीवर होने में, बनने में अभी आने वाले समय में कम से कम 6 से 8 साल का समय लगेगा, और उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि इतनी सारी लैंड को इकट्ठे डेवलप करना किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इतने कम समय में इतना आसान नहीं होता है। और जो बायर्स, जो इन्वेस्टर्स आज की तारीख में मकान देख रहे हैं, मेरी समझ से इन द लॉन्ग रन ये जो लैंड पुलिंग पॉलिसी है, इसका दिल्ली एनसीआर के ऊपर एक
डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और डेफिनेटली इस लैंड पुलिंग पॉलिसी के बाद, इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद, ऑपरेशनल होने के बाद प्राइजेस जो हैं दिल्ली एनसीआर मार्केट के या एनसीआर मार्केट के रैशनलाइज हो जाएंगे। पर कुछ मार्केट्स जैसी फॉर एग्जांपल गुड़गांव और नोएडा जैसी मार्केट जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर ओरिएंटेड हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर है, और इन मार्केट्स के डेवलप होने का यही एक सबसे बड़ा कारण भी है। मेरी नज़र में इन सब मार्केट्स के ऊपर इस लैंड पुलिंग पॉलिसी का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यस, ये आने वाले समय में मार्केट्स लाइक भिवाड़ी, दारूहेड़ा, बहादुरगढ़ या ग्रेटर गुड़गांव जो थोड़ी दिल्ली और इन मार्केट से थोड़ा सा दूर हटके हैं, उनके ऊपर इसका ज़रूर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इफेक्ट और इम्पैक्ट आ सकता है। रमेश, लैंड पूलिंग के नाम पे पिछले 2 सालों से हम बहुत कुछ बिकते हुए सुन रहे हैं और बार बार डीडीए की तरफ से एड्स भी निकाले गए कि आप लैंड पूलिंग के नाम पे जो एड्स आ रहे हैं, जो लोग मकान बेच रहे हैं उसमें इन्वेस्ट ना करें, लेकिन लोग कर रहे थे। हमें खुद को भी क्वेरीज आ रही थी उनके बारे में। तो इन लोगों का पहला तो इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स या अड़चनें इनके लिए आगे पैदा हो सकती हैं? देखिए, 2 चीजें मैं और आपके सवाल के साथ जोड़ना चाहूंगा। एक तो जो ये 25,000 हेक्टेयर है, ये डीडीए डेवलप नहीं कर रही है। ये परसेप्शन हटा देते हैं हम पब्लिक के माइंड से कि डीडीए डेवलप करेगी। डीडीए केवल एक मास्टर प्लानर या जो अप्रूवर का रोल अदा करेगी। डेवलप इसको प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। डीडीए ने इस पॉलिसी के तहत 2 की इनिशिएटिव्स लिए। एक तो 15% जो एफएआर है वो ईडब्ल्यूएस के तौर पे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बनाएंगी और वो ओवर एंड अबव द अलाउड एफएआर होगा और उसमें से आधा स्टॉक डीडीए खरीद लेगी और अलॉट करेगी। तो डेवलपमेंट जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर ही करेगा, चाहे वो कम से कम 5 एकड़ का हो या ज्यादा से ज्यादा 500 एकड़ का हो। और सेक्टोरल प्लान्स जोन एल और एन के बन चुके हैं और हर जोन को स्मार्ट सिटी के तौर पे इवॉल्व किया जा रहा है और उसमें वॉक टू वर्क का कॉन्सेप्ट है। हर 5 किलोमीटर के दायरे में इकोनॉमिक एक्टिविटी के हब्स भी प्लान किए जा रहे हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर का सवाल आपने पूछा, मैं अब भी कह रहा हूं ये उनका समय नहीं आया है अभी। और ये जो रियल एस्टेट में कहते हैं ईदर यू सेल होप और फियर, या तो डर बेचें या उनको उम्मीद बेचें। तो इस वक्त ना डर ये रहता है रिटेल इन्वेस्टर को कि आज अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे। जिस चीज का लाइसेंस इशू नहीं हुआ अभी तक उसका भाव बढ़ने या घटने का कोई सवाल है नहीं। दूसरा, उम्मीद के तौर पर अगर आप कहते हैं कि 25 लाख मकान बनेंगे दिल्ली में, तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है। आपको हर टिकट साइज में न्यूनतम कम से कम 5,000 पे स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट्स मिला करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 50,000 वॉटएवर, वो तो प्रीमियम के तौर पे है। तो रिटेल इन्वेस्टर को मैं अब भी आगाह करूंगा, जिस तरह डीडीए ने कम से कम नहीं तो 8 इश्तिहार निकाले लीडिंग न्यूज़पेपर में, कॉशन नोटिस निकाला कि रिटेल इन्वेस्टर अभी ना जाएं, क्योंकि डीडीए किसी किस्म का कोई एनकम्ब्रेंस किसी जमीन पे क्रिएट करना नहीं चाहता। डीडीए चाहती है कि सारी जमीन उनके पास एक बार सरेंडर हो जाए इंडिविजुअल लैंड ओनर्स की तरफ से, ताकि वो उसका इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाएं, सेक्टोरल प्लान डेवलप करके लैंड को री अलॉट कर दें। उसके बाद इट विल बी अ लाइसेंस्ड लैंड, तो डेवलपर उस वक्त बेच सकता है। अभी उसको लीगली कोई पावर नहीं है कि वो अपार्टमेंट्स बेचे। जी, चलिए इस पूरे मामले से बाहर निकलते हैं, लेकिन राजेश आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज अ डेवलपर दिल्ली में इतना लैंड बाद में जाकर के आएगा और उसमें आशा कर रहे हैं कि ये लीगैलिटी से फ्री होगा, जो हम अक्सर देखते आए हैं बाकी एनसीआर के इलाकों में, वो एज अ डेवलपर आप क्या उस पर नजरिया रखते हैं? देखिए, एक तो जब डीडीए से आपको एक लाइसेंस्ड लैंड मिलेगा तो डेवलपर्स के लिए एक लाइसेंस्ड लैंड लेना और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को परस्यू करना और एक समय का नुकसान होना ड्यूरिंग दैट पीरियड विल ऑल्सो रिड्यूस द डिले इन द प्रोजेक्ट्स। जब आपको आज कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लॉन्च करते हैं, कोई भी चीज़ आपको उसकी जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं
और उन सब अप्रूवल्स के लिए आपको एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारा समय लगता है। जब आपको एक लाइसेंस्ड लैंड अवेलेबल रहेगा जिसमें एक क्लियर कट डिफाइंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान डिफाइंड है, तो डेफिनेटली ये डेवलपमेंट प्रोसेस को काफ़ी फास्ट करेगा और डेवलपर्स के लिए ये एक अच्छा न्यूज़ है विच विल बी ओवरऑल विल बी बेनिफिटिंग ऑल द कंज्यूमर्स एंड ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपर्स एंड एवरीबडी एज ए होल। चलिए, आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम साफ कर दें अपने दर्शकों को, लैंड पूलिंग पॉलिसी का फ़ायदा दिल्ली को बहुत होगा, सभी को होगा। लेकिन अभी आप इंडिविजुअल बायर्स जो हैं वो किसी मकान जिस पे लैंड पूलिंग का ठप्पा लगा है या टैग लगा है उसको खरीदने से बचें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।